हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डी ब्लॉक। ओके, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है लेकिन इट्स वेरी इजी चैप्टर। चलो हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। ओके, तो डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। क्या होता है डी ब्लॉक? डी ब्लॉक मतलब क्या होता है? जैसे एस ब्लॉक होता है, जैसे पी ब्लॉक होता है, वैसे ही क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters डी सेक्शन। जब किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है डी सेक्शन में एंटर करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 21। तो ये कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना होगा ये? 6 4 10। और ये कितना होगा? 6 4 10 12 12 6 12 और 6 कितना होगा? 18 18 4s2 19 20। और ये क्या होगा? 3d1। ऐसा ही करता है क्योंकि आप सबसे पहले 1s देन 2s 2p देन 3s 3p देन 4s 2 एंड देन 3d। तो मतलब क्या होगा? ये d शेल सबसे पहले भरा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? एक इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली एक बात का खास ख्याल रखना, ये 4s पहले भरता है 3d से। इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो। एनीवे, और तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सेक्शन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? डी सेक्शन पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट। और सेम गोज फॉर जिंक। जिंक क्या होता है? 30। कैसे लिखेंगे आप इसको 30 को? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d10। ये होगा 10 18 19 20 और ये 30। तो ये क्या हो जाएगा? 3d10। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10 3d सीरीज ऐसे करके फिल होते जा रही है। तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होता है? डी सेक्शन पे। तो एक बार हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले जो डी सेक्शन में एंट्री होती है वो किसकी होती है? स्कैंडियम की। देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 3D सीरीज। 3D सीरीज। ओके, 3D सीरीज। और ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड होता है वो होता है फोर्थ पीरियड एलिमेंट होता है। तो स्कैंडियम कितना होता है? 21। 21 का मतलब क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d1, राइट। टाइटेनियम क्या होगा? ये 4s2 3d2। वेनेडियम 4s2 3d3। क्रोमियम 4s2 3d4। अभी इसमें एक्सेप्शन होते हैं बट ठीक है, आगे बढ़ाओ, मैं बता रहा हूँ मैं। 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 and this one 4s2 3d10। ये होता है 3D सीरीज। D1 डी ब्लॉक का शुरुआत जो होता है वो 3D से शुरुआत होता है क्योंकि थर्ड शेल में पहली बार डी सब शेल क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट शेल में 1s होता है, सेकंड शेल में 2s और 2p ऑर्बिटल सब शेल होता है, लेकिन थर्ड शेल में 3s 3p देन क्या होता है? पहली बार डी इंट्रोड्यूस होता है 3D में। तो सबसे पहले जो फिल होगा वो कौन सा होगा? 3D। तो 3D1 से लेकर के 3D10 तक के ऐसा जाता है। ओके, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि क्रोमियम एंड कॉपर इन
इन दोनों में एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है कि ये जो होता है 4s2 3d4, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है 4s का वो शिफ्ट होता है 3d5 में और वो ऐसा बनता है। कैसा बनता है? 4s1 3d5। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो 4s1 और ये होगा 3d5 ओके। और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है 4s से शिफ्ट होगा कहाँ पे? 3d10। ये हो जाएगा 4s1 3d10। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसका मेन रीजन ये होता है, ये क्यों होता है? तो कोई बच्चा बोलेगा सर एक्चुअल में जो d5 एंड d10, ये जो होता है d5 एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और d10 जो होता है एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ d5 के लिए, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन के लिए, हाफ फील्ड से क्या आती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस तरफ शिफ्ट होगा d10 के लिए। d10 मतलब क्या? फुली फिल्ड मतलब क्या? स्टेबल कन्फिग्रेशन। लेकिन ये जो एक्चुअल में जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये रियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो शिफ्टिंग हुई है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अगर आप ये कह रहे हैं ये हाफ फील्ड और ये फुली फील्ड की वजह से हुई है तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका जो रियल एक्सप्लेनेशन है मैं थोड़ी देर में आपको ज़रूर बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, वेट करना, मैं इसका रियल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे हो गया 3D की शुरुआत, D1 से D10 ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 4D सीरीज। होपफुली आप लिख लेंगे होंगे इसको। ये हो गया मेरा क्या बेटा, ये जो सीरीज है ये सीरीज है 4D सीरीज। ठीक है, ये 3D सीरीज होता है और इसको क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। 4D सीरीज क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो होगा बेटा, ये जैसे कि आपका क्या था 4s2 3d1, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, d1 के बाद क्या फिल होगा? d2। तो आप कैसे करो, सॉरी d1 के 3d1 के बाद फिल कौन सा होगा? 4d1, और ये 4s2 की जगह आप लिख सकते हो उसको 5s2। ठीक है। अब 4D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आप खास ख्याल रखना है, इसमें 3 एंड 9 नहीं आता। इस सीरीज में कभी 3 और 9 नहीं आता। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 5s2 4d1, 5s2 4d2, 5s2 4d3। अब मैंने क्या बताया आपको कि 3 नहीं आता। 3 नहीं आता मतलब 4d3 कभी नहीं आएगा। 4d3 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से जाकर शिफ्ट करोगे, यहाँ पे शिफ्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? 5s1 4d4, राइट, ये हो जाएगा। अब देन ये d4 है तो आप क्या करोगे? 5s1 4d5, इसको यहां से बढ़ाना। d4 है तो आप क्या करोगे यहाँ पे? d5, d6, 5s1 4d7, 5s1 4d8, 5s1 4d9। अच्छा, एक चीज बोला था मैंने, 3 एंड 9 नहीं आता, 9 भी नहीं आता। 9 नहीं आता इसका मतलब क्या बेटा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 9 नहीं आता तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 5
5s0 4d10, ये होगा 5s0 4d10। यहाँ पे देखना d3 3 नहीं आता, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो 4d4 5s1, और यहाँ पे 9 नहीं आता का मतलब क्या है बेटा, इसको इस तरफ ले जा लो 5s0 4d10। तो यहाँ पे क्या होगा, 4d तो भरा पड़ा है, तो क्या होगा 5s1 4d10, और कैडमियम जो होगा वो होगा 5s2 4d10। तो बेसिकली ये कौन सा है, 3D सीरीज फोर्थ पीरियड, ये कौन सा है बेटा 4D सीरीज फोर्थ पीरियड, और सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो बदलाव आया है वो यहाँ पे आया है, नायोबियम में और एक जो है पैलेडियम में, ठीक है, पैलेडियम में। तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अजीब सा है। देखो यहाँ पे क्या है 5s0, s में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, 5s0 है, और ये क्या है 4d10 है, और यहाँ पे नायोबियम में क्या है 5s1 4d4 है। आप बस इसमें याद रखना, इस सीरीज में 3 and 9 नहीं आता, और इसको फिल करने का तरीका कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। एनीवे यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, होपफुली आपको आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके 5D सीरीज में। मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखने बनेगा नहीं। ठीक है बेटा, ये देखना आपके पास क्या है, ये 5D की सीरीज है। 5D सीरीज में आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है 5D, यहाँ पे क्या होगा 6s2 5d1, ये पीरियड कौन सा होगा, सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। यहाँ पे 5D सीरीज में आपको याद रखना है 8 नहीं आता, कभी आपको 8 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 6s2 5d1, 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7, 6s2 5d8। मैंने क्या बोला था 8 नहीं आता, 8 नहीं आता का मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डी सॉरी एस से कहाँ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, 8 नहीं आता तो 6s1 5d9, ऐसा करके कुछ हो जाएगा, ठीक है। देन गोल्ड में क्या होगा, d9 है तो ये 6s1 5d10, एंड सिल्वर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी क्या है, सॉरी मर्क्यूरी आएगा ना यहाँ पे, ठीक है 6s1 5d10, तो ये क्या आ जाएगा 6s2 5d10, सॉरी वो गलती से लिखा गया था मुझसे। एनीवे ये हो गया आपका 5D सीरीज। ये क्या हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा, सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ, ठीक है, ये चीज सारी चीजें हैं। तो आप इसका खास ख्याल रखें, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पे एक्सेप्शन केस बन रहे हैं। एनीवे मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप अगर बोलते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कॉपर का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज वहाँ पे एक फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, इस वजह से 4s के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, 3D पे। अच्छा आप मुझे बताइए कि प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर 6s के इलेक्ट्रॉन एक शिफ्ट हो भी गए d पे, 6s के इलेक्ट्रॉन 5d पे अगर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे d10 थोड़ी ना हो रहा है, d10 तो हो नहीं रहा। अगर d10 हो नहीं रहा, फुली फिल्ड हो नहीं रहा, तो फिर भी क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सेम गोज फॉर नायोबियम, नायोबियम में भी s से इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो रहे थे, तभी भी ना ही वो हाफ फिल्ड बन रहा था, ना ही वो फुली फिल्ड बन रहा था, तभी भी क्यों इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे हाफ फील्ड और फुली फील्ड ये पूरी तरीके से एक रीजन नहीं है। उसको रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं।
यहां पे आपको चीज समझ में आ जाएगी। आपको होपफुली डी ब्लॉक के आप जो न्यूमोनिक्स आप डी ब्लॉक के आप याद रख सकते हैं, जिससे भी इंटरनेट पे आपको बहुत सारे न्यूमोनिक्स मिल जाएंगे डी ब्लॉक को कैसे याद करना है बोल के, उससे आप देख लेना आपको जो कंफर्टेबल लगता है। एनीवे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, अगर ये एटम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, शेल्स है, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट, ठीक है। अब मान के चलता हूं मैं शेल्स में, सॉरी फर्स्ट दो ही बनाता हूं मैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रखा, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या लग रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, किसका, न्यूक्लियस का लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस पे क्या कर रहा होगा, रिपल्शन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा होगा, रिपल्शन। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, अगर सेम कोर्स आप अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा, प्लस ये वाला भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। अब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बस मेरी बातों को ध्यान दीजिए। किसी भी समय पे एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, किसी भी समय पे एट एनी गिवन टाइम इस इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता है इस तरफ, अंदर की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्यों लगेगा, ड्यू टू न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहां पे क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। तो अगर मैं बोलूं नेट फोर्स क्या लगेगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, है ना। अगर एटम के अंदर है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो एटम्स तो बाहर निकल चुका होता ना, रिपल्शन ज्यादा तो एटम इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुका होता। अगर अंदर है तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ क्या करोगे आप, रिपल्शन। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स नेट फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसका मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस ने इफेक्टिव कितना फोर्स लगाया है, चार्ज कितना लगाया है, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या बेटा, लेट्स से किसी एटम के पास 5 प्रोटॉन है, किसी के पास 10 प्रोटॉन है, किसी के पास 20 प्रोटॉन है, किसी के पास 25 क्या है, प्रोटॉन है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जो रिपल्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, सिग्मा। क्या होता है ये, रिपल्शन ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग शील्डिंग। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर इनर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन फोर्स होता है, रिपल्शन फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग। मतलब सॉरी, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे इनर इलेक्ट्रॉन्स का क्या, फोर्स लगना,
इनर इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग, और या तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा, जेड, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स, वो क्या होगा, शील्डिंग। तो इफेक्टिव जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपने ऑलरेडी पीरियोडिक में पढ़ रखा होगा। So let's say, इधर ध्यान देना, let's say order of shielding और स्क्रीनिंग। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका ऑर्डर बताना है। जैसे कि आपके पास एस, पी, डी और ये क्या है, एफ। तो सबसे बेहतरीन एस के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन करेंगे, या पी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपल्शन करेंगे, या डी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपल्शन करेंगे, या एफ के इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे। तो जो ऑर्डर आता है वो ये आता है बेटा कि एस के इलेक्ट्रॉन्स सबसे बेहतरीन शील्डिंग करते हैं, सबसे ज्यादा रिपल्शन, बेहतरीन रिपल्शन कौन करता है, एस के इलेक्ट्रॉन्स, देन पी के इलेक्ट्रॉन्स, देन डी वाले, और देन एफ वाले। एफ की जो शील्डिंग होती है, इसकी जो होती है डी की शील्डिंग, वो होती है बेटा पुअर शील्डिंग। और जो एफ होता है उसकी शील्डिंग जो होती है वो होती है वेरी पुअर शील्डिंग। ठीक है, तो सबसे बेकार शील्डिंग जो करता है, सबसे बेकार, वो क्या करता है, डी, और बहुत ही ज्यादा घटिया, सबसे 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 ज्यादा घटिया, तो वो कौन सा होता है, एफ। मतलब क्या, शील्डिंग मतलब क्या, डी के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे तरीके से रिपल्शन नहीं करते। ओके, तो ठीक है, तो होता क्या है, देखो बेटा, इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस हुआ, लेट्स से ये 3D हुआ, ये क्या हुआ, 4s। ठीक है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये 3D शेल है, 4s शेल है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में आप हमेशा याद रखना बेटा कि जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स 4s में पहले भरते हैं, इसका मतलब ये नहीं तो आप 4s को पहले भर दोगे, मतलब क्या, सॉरी, आगे लिख दोगे, अंदर लिख दोगे, नहीं। यहाँ पे जो होगा थर्ड शेल है, 3D, देन कौन सा होगा ये, फोर्थ शेल, वो कौन सा होगा, 4s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर होंगे वो यहाँ पे होते हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एंटर होंगे, यहाँ पे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर होंगे किस में होंगे, डी पे, तो यहाँ पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर हुए और डी पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है, डी की शील्डिंग क्या होती है, पुअर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिपल्शन फोर्स लगाना चाहिए, ये जो रिपल्शन फोर्स लगना चाहिए वो क्या लग रहा है, वीक, वीक रिपल्शन। अगर अगर आप ये जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग क्या होती है, बेकार होती है। अगर ये रिपल्शन क्या कर रहे हैं, अच्छे से नहीं लगा पा रहे, अच्छा रिपल्शन नहीं दे रहे, तो क्या होगा, अच्छा रिपल्शन नहीं कर रहे तो क्या होगा, अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अगर देखो 3D के इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरीके से रिपल्शन नहीं कर रहे, अच्छी तरीके से शील्डिंग नहीं कर रहे, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा बेटा, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, कर जाएगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, ये 3D, ये 4s। समझ में आया कि मतलब ये जो अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा तो 4s और 3D के बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप जो होगा कम हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो तुम, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, एनर्जी गैप बिटवीन 3D एंड 4s डिक्रीजेस। ठीक है,
पुअर शील्डिंग की वजह से एनर्जी गैप जो है 3D और 4s की क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 3D टू 4s। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो n-1d एंड ns। ये फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना कि डी की क्या होती है, शील्डिंग पुअर होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से अगर यहाँ पे देखो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है अच्छे से रिपल्शन नहीं कर पा रहे, तो अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा तो ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4s शेल है, वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो कम हो जाएगा। ड्यू टू पुअर शील्डिंग एनर्जी गैप बिटवीन 3D एंड 4s क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांजिशन कर सकता है, n-1d टू 4s, यहाँ पे क्या कर सकता है वो ट्रांजिशन मार सकता है। यहाँ पे आप 3D और 4s भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने जनरल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप n-1d और ns कर सकते थे। तो इस वजह से पुअर शील्डिंग की वजह से एनर्जी गैप क्या होता है, कम हो जाता है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना n-1d और ns पे क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। दैट्स वाई आपके पास जो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आए वो उसकी वजह से आए, कॉपर की में चेंजेस आए तो भी उसकी वजह से आए, क्रोमियम की वजह से भी आए तो भी उसी की वजह से आए, नायोबियम की वजह से भी चेंजेस आए तो नायोबियम में जो चेंजेस आए उसकी वजह भी यही था, ठीक है। जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है, ना कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेम गोज फॉर कॉपर, कॉपर का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेन वजह होता है वो ये वाला होता है, ना कि उसका एक स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वो कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो गया, बट मेन रीज़न क्या होता है, ये होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक। डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम, जो डी ब्लॉक है वो शुरू होता है बेटा ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के मूव करता है, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के शुरुआत होता है इसका, एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जी सब डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या भरता है, NS, NS ऑर्बिटल भरता है, कौन सा बेटा, 1 या फिर 2, देन n-1 D, 1 से लेकर के 10, NS 1 से 2, देन n-1 D 1 to 10। अब आप बोलोगे सर प्लेटिनम में तो सर 0 होता है, 5s0 4d10, है ना। तो सॉरी पैलेडियम में प्लेटिनम बोला था क्या मैंने, पैलेडियम में क्या होता है, 5s0 4d10। तो हमें तो 0 लिखना चाहिए बेटा, 0 नहीं लिखते, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 और 2 ही लिखते हैं, और n-1 D 1 to 10 लिखते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना। पैलेडियम वाले में हालांकि 5s0 होता है बट फिर भी उसको लिखा नहीं जाता, तो इसे ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी,
ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को नहीं बोलते ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं बता रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो याद रखना यार, एक्चुअल में होता क्या है ये लिखना मत आप लोग। होता क्या है, अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है, यहां पे होता है एस ब्लॉक, यहां होता है पी ब्लॉक और यहां होता है क्या, डी ब्लॉक। ये तो देखा ही होगा। ठीक है, यहां पे जो एस ब्लॉक होते हैं उनमें क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, और यहां पे जो पी ब्लॉक होते हैं उनमें क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, एस ब्लॉक में मेटल, पी ब्लॉक में क्या होते हैं, नॉन मेटल। आप अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे आप मेटल्स पे खड़े, यहाँ पे मेटल्स हैं, उसके बाद आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या आ जा रहे हैं, नॉन मेटल्स। मतलब मेटल से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है, आपकी तरफ एस से क्या हो रहा है, पी की तरफ ट्रांजिशन। एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एस से पी की तरफ, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। और जो ट्रांजिशन कर रहे हैं वो कौन से वाली कर रहे हैं, ट्रांजिशन करते हुए जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच वाले एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो हमारा डेफिनेशन था ये पुराना डेफिनेशन था जिसको आईयूपीएससी ने रद्द कर दिया। ये अब डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बस पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है एस से पी की तरफ जाते वक्त, उस बीच में जो आता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है, इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी elements which have incompletely filled d orbitals either in their ground state or most common oxidation state। ठीक है, ये आईयूपीएससी ये कहता है, आईयूपीएससी ये कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट क्या होगा, इनकम्प्लीट क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स। इनकम्प्लीट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल्स क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा इन देयर ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर डी खाली है आयंस में या फिर ग्राउंड स्टेट्स में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। जिसमें डी फुल्ली फिल्ड है उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। इस वजह से देयरफॉर जिंक, कैडमियम, मरकरी
ये जो होता है, अच्छा एक काम करते हैं, जिंक कैडमियम, देयरफॉर जिंक जो होता है वो क्या होता है 3d10 4s2। यहाँ पे d10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक +1 कर दूं तो भी क्या आएगा 3d10 4s1। अगर मैं जिंक +2 कर दूं तो भी क्या आएगा बेटा 3d10 4s0। सेम गोज फॉर कैडमियम एंड मरकरी। जैसे जिंक जो है ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में क्या है d10 है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है तभी भी d10 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है तभी भी d10 है। ये जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिंक जिंक +1 जिंक +2 दोनों में ही क्या हो रहा है बेटा फुली फिल्ड आ रहा है। तो फुली फिल्ड आ रहा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकता। सेम गोज फॉर क्या कैडमियम एंड मरकरी। कैडमियम +1 में भी यही सिनेरियो होता है और कैडमियम +2 में भी यही सिनेरियो होता है d10 वाला। बट फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे 3d10 है, कैडमियम में 4d10 होगा और मरकरी में क्या होगा 5d10 होगा। तो जिंक कैडमियम मरकरी फुली फिल्ड होते हैं बोल के उनको हम लोग ऐसा नहीं कहते। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिल्वर Ag, Ag नहीं, कॉपर ले लेते हैं, Ag भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 3d10 4s1, ये होता है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप अगर ये सोचते हैं कॉपर है, कॉपर जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में कॉपर क्या है d10 है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं d10 है इसका मतलब क्या है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है d पूरा नहीं भरा होना चाहिए। तो कॉपर जो है ये तो पूरा भरा है, d10 है तो मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं देखते हम लोग, ग्राउंड स्टेट में बोल रहे हैं, चलो ग्राउंड स्टेट में ये d10 है, लेकिन अगर आप कॉपर +1 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा d10 4s0। अगर आप कॉपर +2 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 3d9 4s0। लेकिन ये कॉपर +2 में क्या आ रहा है ये d9। तो ये बोलना चाह रहा है कॉपर जो है ग्राउंड स्टेट में जो d10 है, लेकिन कॉपर +2 में क्या है d9 है, बोल के ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि आपके पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होने चाहिए ग्राउंड स्टेट में, या तो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन, किसी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी तरीके से हमें एक हाफ फिल्ड एक इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स चाहिए। अगर आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है तो आप एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के सारे ही सारे क्या होते हैं एक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये आप कर सकते हैं। सेम गोज फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा ये 4d10 और क्या हो जाएगा ये 5s1 और सब कुछ सेम ही होगा। तो आप इसको नोटिस करें, मतलब आप इसको नोट करें और आप अच्छे से पढ़ें इसे। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आपसे सवाल पूछता है कि जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते, तो इसका सिंपल सा जवाब ये होगा कि उसमें फुल्ली फिल्ड d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिंक +1 में भी और +2 में भी। ओके बेटा एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि फिजिकली कैसे होते हैं। तो ध्यान से देखना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेटल्स। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। मतलब क्या मेटल्स होते हैं तो डिस्प्ले क्या करेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करेंगे, है ना। लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। ये सब अपने 9th 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, है ना। ओके यहाँ पे ऐसा पढ़ेगा, मतलब ऐसा, ओके ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी, ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन मेटल्स थोड़ी ना होते हैं, आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। क्या होते हैं बेटा ये बहुत हार्ड होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी जो होती है वो क्या होती है बहुत ही कम होती है।
मतलब वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, हवा में उड़ने वाली, है ना। अगर हार्ड है, एक जगह इकट्ठा है, तो हवा पे जल्दी नहीं उड़ेंगे। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन मेटल्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, मैं यहां पे लिख देता हूं, रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, माना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इसका रीजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है? तो इसका जवाब में मैं लिखता हूं, जवाब में लिखता हूं, तो देखो, रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? देखो बेटा, अगर आपके पास लेट्स से पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम कैसा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, कैसा बनेगा यार, ये पोटेशियम 19 होता है, 3s2 3p6 and then this one is 4s1। ओके, ठीक है, सॉरी कभी कभी होता है 19, ठीक है, यही होगा पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम जो मैंने बनाया, अगर पोटेशियम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 4s वाले, राइट। अगर पोटेशियम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, या कौन सा शेल इन्वॉल्व होगा, 4s, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेट्स से आप स्कैंडियम लेते हो, स्कैंडियम क्या होता है, 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही होगा, ठीक है। तो वैलेंस शेल कौन सा है बेटा, 4s वाला, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे ये डी ब्लॉक में जैसे आपने एस ब्लॉक लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है पोटेशियम, उसका वो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, 4s वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब पोटेशियम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जब कोई एस ब्लॉक एलिमेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो कौन सा सबसे इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, वैलेंस शेल, या फिर कौन सा बोल सकते हो, 4s वाला। लेकिन अगर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका वैलेंस शेल कौन सा है बेटा, 4s और 3d, ठीक है। वैलेंस शेल तो 4s ही है, मतलब क्या, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे देखो 4s और 3d, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। अगर एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच का कम होगा तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल की तरह बिहेव करेंगे, ये 4s और 3d दोनों ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बोथ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। 4s और 3d ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s। मतलब क्या है बेटा, इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 4s और 3d की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ दी, ये पढ़ाया था। तो जब इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है तो ये दोनों ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये नहीं होता तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट 4s वाला ही करता, लेकिन क्योंकि ये जुड़ गया है तो अब दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, 4s2 3d1। स्कैंडियम को तो चलता है, टाइटेनियम में क्या होगा, 3d2 4s2, वेनेडियम में क्या होगा, 3d3 4s3, ठीक है।
ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस between 3d and 4s, both orbitals participate in bonding, due to which number of unpaired electrons increases. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब बेटा अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करने लगेंगे 4s और 3d वाले, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बढ़ने लग जाएंगे, ड्यू टू विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या इंक्रीज. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे hence metallic bonding increase. ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, या तो बोल सकते हो स्ट्रेंथ, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, या तो बोल सकते हो एज मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये पूरा रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट का. वापस से बताऊं तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है. तो क्यों होती है भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो सिंपल सा रीजन है बेटा कि क्या होता है कि अगर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है तो आप देखना उसका 4s शेल ही या 3s शेल ही या 5s शेल ही, उसका वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. तो उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे. लेकिन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो उसका 4, सॉरी गाइस वो मेरा कैमरा बंद हो गया था. तो लेट्स से हम लोग कहाँ पे थे कि पोटेशियम जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ऑब्वियसली सुन चुके होंगे, जैसे कि अगर पोटेशियम है एस ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका 4s इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. तो एस ब्लॉक के अगर आप सोडियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे, रुबिडियम लेंगे, तो इस पे 4s 3s 5s से वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया तो उसका 4s ऑर्बिटल और उसका 3d ns और n-1d, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है. तो बहुत कम होने की वजह से ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या दोनों ही शेल्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो मेटल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. ये एक रीज़न है. तो बेसिकली अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, जो ये पॉइंट है, क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन, इसका खास कर रखना 3d सीरीज. क्यों 3d सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. रीजन क्या है, जो क्रोमियम होता है वो होता है 3d5 4s1. तो ये क्या है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में होते हैं, वो कितने होते हैं, 6. एनीवे, देन टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक. पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाईएस्ट होती है. तो मतलब जो जनरल ऑर्डर लिखोगे, जनरल ऑर्डर वो आपका आता है 5d सीरीज का सबसे ज्यादा, देन 4d, देन आता है 3d. तो ऊपर से नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या करती है, बढ़ती है. तो 5d सीरीज की सबसे ज्यादा, देन 4d सीरीज, देन 3d सीरीज. एक और बात आप याद रख सकते हैं, जो कॉइनेज मेटल्स होते हैं, कॉइनेज मेटल्स, एक्सेप्ट ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस होते हैं. तो एक्सेप्शंस में होते हैं कॉइनेज मेटल्स. इसमें कॉइनेज मेटल्स में एक्सेप्शन क्या होता है, कॉइनेज मेटल्स में एक्सेप्शन जो होता है वो आता है कॉपर, गोल्ड एंड देन सिल्वर. ये होता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर. कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, देन सिल्वर का
देन गोल्ड का। तो कॉपर जो होता है 3D, गोल्ड जो होता है वो 5D, और सिल्वर जो होता है 4D। अब इसको कॉइनेज मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में इनसे क्या बने जाते थे, कॉइन्स बने जाते थे। एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ, शायद तो पूरा क्लियर होना चाहिए। यस क्लियर है। तो एनीवे इनको कॉइनेज मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ से कॉइन्स बनाया करते थे। तो ये हो जाए 3D 5D 4D, बाकी सब के लिए 5D 4D 3D। एंड क्रोमियम के पास 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा मेटलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। टंगस्टन एज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऐसा कुछ होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ बताना मुझे कि अगर कोई दिक्कत आता है तो भी मुझे बताना। अब मिलते हैं हम लोग डी ब्लॉक के अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डी ब्लॉक को ख़त्म कर दूंगा, या तो शायद ये 2 वीडियोस और लग जाएंगे, बिकॉज मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाता, बिकॉज मेरा इक्विपमेंट का थोड़ा दिक्कत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।